डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोगों को वुड का आदेश पत्र एवं मैकाले का प्रतिवेदन पर प्रकाश डाला था, ये सारे आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के शिक्षा आयोग थे। उम्मीद है सभी प्रशिक्षु इस आयोग से लाभान्वित हुए होंगे और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझ गए होंगे। अब हमें आगे अपनी विषय वस्तु कोठारी शिक्षा आयोग को हम समझ रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह शिक्षा आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की शिक्षा नीति थी। ज्यादातर देखिएगा ये सारे जितने भी आयोग हैं, ये बीएड के सिलेबस, डीएलएड के सिलेबस एवं अन्य प्रतियोगिताएं परीक्षाएं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए उपयोगी होगा। यह क्लास सामाजिक बदलाव के साथ हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि यह कोठारी शिक्षा आयोग है क्या। इसका शीर्षक आज का हमारा क्या है? कोठारी शिक्षा आयोग। चलिए इसको हम आगे चलते हैं। इसके अंतर्गत कोठारी शिक्षा आयोग की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके गठन कैसे हुए, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसके अंतर्गत है क्या क्या आयोग के गठन के कारण, इसके कितने मेंबर हैं, सदस्य हैं, आयोग की जांच के विषय तथा जांच में कितना समय लगा, इन्होंने कैसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किए, कितने व्यय प्रस्तुत किए, इन पर इस प्रतिवेदन पर क्या सुझाव व्यक्त किया, इनके गुण दोष एवं मूल्यांकन, क्या प्रभाव, क्या निष्कर्ष इत्यादि सब आदि बातें हम कोठारी शिक्षा आयोग के अंतर्गत करेंगे। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 का है। 15 अगस्त वर्ष 1947 को देश की स्वतंत्रता के पश्चात अशिक्षा देश के कर्णधारों के सम्मुख गंभीरतम मुद्दों में से एक है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा आयोग के गठन से पूर्व दो आयोग, कौन से दो आयोग? क्रमशः विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, और वर्ष 1948 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुद्रालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। अतः स्वाधीनता के बाद बदली हुई परिस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा के संपूर्ण सिंहावलोकन एवं समय की मांग के अनुकूल परिवर्तन एवं सुधार करने के लिए एक आयोग की आवश्यकता थी। अब भारत सरकार ने परिस्थिति की मांग के अनुसार 14 जुलाई 1964 को एक प्रस्ताव स्वीकार कर क्या किया? कमीशन नियुक्ति की घोषणा की। कमीशन नियुक्ति की घोषणा की। उस प्रस्ताव में क्या कहा? उस प्रस्ताव में कहा गया कि यह कमीशन सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप एवं शिक्षा के हर क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार करने एवं अपनी सलाह सरकार को देने के लिए नियत किया गया। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, क्या प्रस्ताव स्वीकार किया गया? यह कमीशन सरकार की शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप एवं शिक्षा के हर क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर विचार करने एवं अपनी सलाह सरकार को देने के लिए नियत किया। आप लोग मुख्य बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि आयोग के गठन के कारण क्या है। आयोग के गठन के कारण इस प्रकार बताए जा रहे हैं। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही शिक्षा को देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। शिक्षा के द्वारा ही सच्चे लोकतंत्र का निर्माण संभव था तथा शिक्षा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यक्ति की श्रेष्ठता एवं पूर्णता की खोज हेतु प्रेरणा प्रदान करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही ऐसी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही देश की आवश्यकताएं, आकांक्षाओं और मान्यताओं के अनुरूप राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के
विकास के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया गया। क्या ध्यान दिया गया? आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को और मान्यताओं को, इन सब के प्रति मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? अनंत है। तो उन सब के पीछे विकास के प्रति ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई। अवसरों की समानता, सभी के लिए शिक्षा इत्यादि का लक्ष्य प्राप्ति का सर्वाधिक शक्तिशाली साधन शिक्षा को ही माना गया। व्यक्ति शिक्षा से ही मानव बन सकता है। मानव बनने के पीछे शिक्षा का ही उद्देश्य है। नेक्स्ट है, शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति तथा कल्याण का आधार है। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी के सब साधनों का प्रयोग करने तथा अधिकाधिक विकास करने हेतु धन व्यय करने का निश्चय किया गया, ताकि शिक्षा को प्रतिष्ठित करने का दृढ़ निश्चय किया गया। कहा भी गया है कि जब भी प्राइमरी शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा हो, सबके पीछे जब तक वित्त और व्यय, धन, ये सब चीजों का जब तक वो एक निश्चित नियम लागू नहीं होगा, तब तक शिक्षा हमारा सफल नहीं हो सकेगा और उसकी गुणवत्ता हम बिना धन व्यय के निश्चय नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों में प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर एवं उच्च स्तर, विश्वविद्यालय स्तर अंगों की अलग अलग जांच न करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्रों की जांच की जाए। अब हम कोठारी शिक्षा के आयोग के सदस्य के बारे में देखते हैं। उपयुक्त आयोग के गठन के कारण को जानने के बाद हम देखते हैं कि उपयुक्त इसमें सदस्य कौन कौन से हैं, ये अध्यक्ष कौन है इनमें। तो उपयुक्त कारणों तथा उद्देश्य को लेकर 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, कोठारी कमीशन आयोग के कौन थे अध्यक्ष? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई तथा अध्यक्षता के नाम पर इस आयोग को ही कोठारी आयोग कहा जाता है। किनके नाम पर? दौलत सिंह कोठारी के नाम पर। प्राय ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ये किसके नाम पे ये पड़ा? तो कोठारी आयोग, दौलत सिंह कोठारी के नाम पर ये कोठारी आयोग इसका नाम पड़ा। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आयोग के अध्यक्ष तथा सचिव इनमें 17 सदस्य थे और 6 अन्य देशों के सदस्य थे। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जो थे अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के थे और सेकंड श्री जेपी नायक सचिव शिक्षा नियोजन गोखले इंस्टीट्यूट पूना के थे। अब इसको कोठारी शिक्षा आयोग को थोड़ा हम इसकी जितनी भी इसमें सुझाव हैं, गुण है, दोष है, ये सारे को हम थोड़ा पहले संक्षेप में जान ले ताकि हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो कोठारी शिक्षा आयोग एक शैक्षिक महाकाव्य है। क्या है? एक शैक्षिक महाकाव्य है। इसे बोला भी गया है कोठारी शिक्षा आयोग जो है वो एक पहला आयोग है जो संपूर्ण शिक्षा आयोग पर विश्लेषण किया है, जिसे आने वाली पीढ़ियां सदैव श्रवण करेंगी। स्वाधीनता प्राप्ति के प्रथम राष्ट्र के नेताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की और सामाजिक परिवर्तन के प्रवाह के अनुसार शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता पर बल दिया। बल देने पर उन्होंने किस चीज पर बल दिया? कार्य के घंटे, बालक की कक्षा में प्रवेश लेने के समय आयु निर्धारण, पाठ्यक्रम में बदलाव होने चाहिए, स्त्री शिक्षा व अन्य आवश्यक सुधार कमीशन ने सुझाव दिए। अब आगे देखेंगे। यह बात अलग है कि इन दोनों आयोगों को, कौन दोनों आयोग?
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एवं मुद्रालय शिक्षा आयोग, इन दोनों आयोगों ने अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशों से देश को क्या किया? सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा करना चाहा और इन कमिश्नों की सिफारिशों को निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करना होगा। इनके अनुसार मनचाहा विकास में परिवर्तन भी हुआ। यह बात अलग है कि वह परिवर्तन देश के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ या नहीं, है ना। यदि हम मान ले कि ये दोनों कमीशन अपने उद्देश्य को पूरा कर पाए तो फिर ये तीसरे कमीशन की क्या जरूरत? इसका अर्थ क्या हुआ कि हम समाज तथा देश के संपूर्ण ढांचे को क्या करना चाहते? एक बार फिर से बदलना चाहते। ये एक ऐसे मूलभूत प्रश्न थे जिनको हल करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? कोठारी कमीशन की नियुक्ति की गई, उसकी आवश्यकता पड़ी। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं उभरी। कोठारी कमीशन ने शिक्षा की सभी समस्याओं के प्रति व्यावहारिक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण उपस्थित किया। इसको भी संक्षेप में जाने कि हर राज्य में अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिए प्रभावशाली प्रशासन गठन होने चाहिए। बिना प्रशासन के शिक्षा नीति नहीं सफल हो सकती। तो प्रशासन गठन होने चाहिए जिसका काम शिक्षा के सभी साधनों का लाभ उठाना है। शिक्षा के विकास के लिए यथोचित धन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि धन के बिना कुशल प्रशासन नहीं हो सकता। अब इसको और हम आगे देखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां शिक्षा को छोड़कर बाकी सब मदों पर विलासिता से खर्च किया जा रहा है ना। अन्य देशों की तुलना में भारत की शिक्षा बजट बहुत ही कम है। यह प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के वित्त को बढ़ाए बिना इसका विकास संभव नहीं है, क्योंकि इनके बिना न तो अध्यापक अपने कार्य में रुचि लेंगे और न ही शिक्षा के साधन प्राप्त होंगे। अध्यापक अपने कार्य में न रुचि ले सकेंगे, किसके बिना? धन और बजट जब तक नहीं हो तो न अध्यापक अपने कार्य में रुचि लेंगे और न शिक्षा के साधन ही प्राप्त हो सकेंगे। परंतु कमीशन ने इस बात पर जोर दिया कि अध्यापकों की यात्रा सुविधाएं मिलनी चाहिए, अध्यापकों का आकर्षण वेतन होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले अध्यापक या अध्यापिका हैं उनको एक विशेष भत्ता मिलनी चाहिए, या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वालों को घर या निवास स्थान की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी स्तर को शिक्षा स्तर के उन्नयन में 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जानी है। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जानी चाहिए, जिससे इस स्तर पर हो रहे अपव्यय में क्या आ सके? कमी आ सके। कोठारी कमीशन ने स्पष्ट कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों पर विषयों का क्या हो? बोझ न लादा जाए, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अनेक क्रियात्मक सृजनात्मक क्रियाओं के द्वारा हम उन्हें सिखाएं। इसीलिए उन्होंने कहा कि छात्रों को विषयों का बोझ न लादा जाए, केवल भाषा, गणित तथा वातावरण का ज्ञान प्रदान करने वाले विषय पढ़ाए जाए, या क्षेत्रीय हो अथवा मातृभाषा हो। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में खेलों केंद्रों मीन्स प्ले सेंटर विभिन्न तरह के प्राथमिक विद्यालयों से क्या करना चाहिए? संबंध कर देना चाहिए, जिससे बच्चों की शारीरिक, मानसिक, है ना, और ज्ञानार्जन की शिक्षा उपलब्ध हो। इसके आगे फिर लोअर प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ना हो। माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता स्थापित करने पर भी बल दिया कि बालिका शिक्षा और स्त्री शिक्षा को क्या किया जाए? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
निर्धन छात्रों के प्रति छात्रवृत्ति और उसे अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वे विद्यालय की तरफ प्रेरित हो सके और वो पढ़ने की तरफ अग्रसर वो कदम उठा सके। तो आगे देखते हैं कि कोठारी आयोग शिक्षा आयोग ने स्त्री के लिए क्या क्या सुझाव प्रस्तुत किया है। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। माध्यमिक स्तर की लड़कियों पर शिक्षा का विकास हो। लड़कियों को शिक्षा की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय समिति के सुझाव के अनुसार होने चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रेजुएशन के लिए महिलाओं के लिए क्या हो, अलग से विद्यालय हो। मीन्स कहने का बालक के लिए अलग हो और बालिकाओं के लिए अलग हो, ताकि सह शिक्षा नहीं हो। ताकि क्या होता है, बहुत से अभिभावक होते हैं वो बालिका को कॉलेज विद्यालय एवं कॉलेज भेजने के लिए उचित नहीं समझते हैं। यहाँ पर उनकी रूढ़िवादिता झलकती है। ठीक है। और महिलाएं अध्यापकों को भी विशेष सुविधा दी जाए। लड़कियों के लिए अंशकालीन कोर्सों, व्यावसायिक कोर्सों, नर्स वगैरह इत्यादि कोर्सों को विद्यालय तथा छात्रावासों की व्यवस्था हो। ये कोठारी शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा पर इन सब चीजों पर जोर दिया। नारी शिक्षा का भी पाठ्यक्रम पर दिया कि पुरुष की पाठ्यक्रम और नारी की पाठ्यक्रम दोनों क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अलग से उन्हें विषय न थोपा जाए। गृह विज्ञान लड़कियों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में हो। उच्च शिक्षा के स्तर पर लड़के लड़कियों की शिक्षा का अनुपात क्या होना चाहिए, प्रायः बराबर होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की भी स्थापना होनी चाहिए। बालिकाओं हेतु विद्यालय भेजने के लिए जनमानस तैयार करनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि लड़कियों को शिक्षा विद्यालय कॉलेज भेजने के लिए अभिभावक तैयार नहीं होते हैं, उसके लिए क्या होनी चाहिए, अलग अलग विद्यालय एवं महाविद्यालय की प्रावधान होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक हम कोठारी शिक्षा आयोग को संक्षेप में जान लिए। अब हम इसे निम्न तालिका के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम आपको निम्न तालिका के द्वारा इसे, ताकि आप इस शिक्षा आयोग को आसानी से समझ सके और भविष्य में कभी भूलने की चेष्टा ना करें। आइए हम, जैसा कि हमने बताया कि इसे हमने तालिका के द्वारा हम और कोठारी शिक्षा आयोग को स्पष्ट कर सकते हैं। कमेटी का क्या नाम है, कोठारी शिक्षा आयोग। संपूर्ण शिक्षा पर विचार करने वाला यह पहला आयोग था। इसका वर्ष क्या है, 14 जुलाई 1964-66। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। और इसमें कितने सदस्य थे, 17। इसके सुझाव क्या है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना एवं स्तर। शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य के अंतर्गत क्या इन्होंने बताया, सुझाव दिया कि उत्पादन में वृद्धि करना है और शिक्षा द्वारा देश का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए। शिक्षा द्वारा लोगों में उचित दृष्टिकोण एवं मान्यताओं का विकास किया जाए। समान व्यक्तियों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा किया जाए। और शिक्षा की संरचना में इन्होंने क्या सुझाव दिया, कम से कम शिक्षा की अवधि 10 वर्ष निश्चित की जाए, ताकि प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7-8 वर्ष हो और जिसमें 4-5 वर्ष निम्न प्राथमिक स्तर, 2-3 वर्ष स्नातकोत्तर कोर्स हो और 2-3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो और 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स हो और उच्च प्राथमिक स्तर हो। नेक्स्ट क्या है, अध्यापकों की स्थिति जैसा हमने क्या बताया था कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए वेतन क्रम सुनिश्चित करे, ताकि शिक्षकों की स्थिति में सुधार आ सके और उसे अपने अध्यापन कार्य में ध्यान लगा सके। अध्यापक शिक्षा क्या है, विचार था कि अध्यापकों को व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए उसे विश्वविद्यालय के साहित्य, जीवन, विद्यालय जीवन तथा शिक्षा संबंधी नवीनतम विचारों के समीप लाया जाना आवश्यक है। शिक्षा विषय को विश्वविद्यालय के बीए और एमए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए और सबको ट्रेनिंग कॉलेज की भी सुविधा दी जाए। शैक्षिक
अवसरों की समानता में क्या था, स्त्री पुरुष सबके लिए समान पाठ्यक्रम हो, निर्धन एवं योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता मिले, शिक्षा में छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने पर बल मिले, पिछड़ी जाति एवं जनजाति सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है। और विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या है कि विद्यालय के पाठ्यक्रमों को दूर करने के लिए मातृभाषा या क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा या विभिन्न विषय विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, स्वास्थ्य सेवा, शारीरिक शिक्षा, कला या शिल्प होने चाहिए। ठीक है। विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान भी इसमें है कि प्रत्येक विज्ञान कॉलेज और विश्वविद्यालय में विज्ञान की शिक्षा और शोध कार्य के लिए अच्छे स्तर की प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाए। उस शिक्षा के अंतर्गत क्या था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य अंतर्गत नवीन ज्ञान की खोज, पुराने ज्ञान की नई परिस्थितियों के अनुसरण उपयोग, जीवन के सभी क्षेत्रों में उचित नेतृत्व का विकास करना, विश्वविद्यालयों से संबंध कॉलेजों का अनेक कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करना। अब स्त्री शिक्षा क्या है? स्त्री शिक्षा में इनके अंतर्गत क्या था, जैसा हमने ये संक्षेप में आप लोगों को बताया है कि लड़कियों और लड़कों की भांति सभी प्रकार का शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होना चाहिए। बालिकाओं के लिए माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क की जाए, कम खर्चीले छात्रावास की व्यवस्था की जाए, विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए, उस शिक्षा की मांग में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाए, स्त्रियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित किया जाए। वयस्क शिक्षा क्या है? इसकी शिक्षा काम पर आधारित होनी चाहिए। व्यक्ति को आवश्यक कौशल और सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए। इसे नागरिकता की शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा और हस्तशिल्प की शिक्षा शामिल किया जाना है। व्यावसायिक शिक्षा और प्राविधिक लास्ट हम लोग क्या देखते हैं, इसका क्या सुझाव था कि व्यावसायिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, इन सब में क्या किया, गुणात्मक उन्नति का प्रयास किए जाने चाहिए ताकि बालिकाओं में व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं में भी वृद्धि की जाए। अब इसके गुण हम लोग देखते हैं। शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा की नवीन संरचना 10+2+3 की गई। अपव्यय तथा अवरोधन को दूर करना, 20 वर्षों के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव देना, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श की उचित व्यवस्था पर बल देना, ये सब इनके मेरिट थे। ठीक है। आधुनिकीकरण हेतु विज्ञान की शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोधों पर बल दिया जाए। वयस्क शिक्षा पर जोर दिया गया। त्रिभाषा सूत्र को संशोधित किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण, लड़के की शिक्षा पर बल, कार्यानुभव तथा उत्पादन पर बल, निःशुल्क एवं अनिवार्य सेकेंडरी शिक्षा पर बल। और नेक्स्ट है प्रतिभाशाली छात्रों का महत्व। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इससे कुछ दोष भी देखते हैं। दोष में क्या है कि संस्कृत के अध्ययन को अनुपयोगी बताकर तथा बेसिक शिक्षा के सभी स्तरों से बाहर निकालकर उसकी मृत्यु के अनुमति पत्र पर आयोग ने मुहर लगा दी। अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया। शिक्षकों के मदों की किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी गई। प्राथमिक शिक्षा पर व्यावसायिक निर्देशन अनुचित लाया गया। नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था। उस शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा को बनाए रखा। और नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत 1 से 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा को निर्देश दिया। प्राथमिक शिक्षा को 4 से 5 वर्ष की अनुमति मिली। उच्च शिक्षा को 2-3 वर्ष का और माध्यमिक शिक्षा को भी 2-3 वर्ष और स्नातक 3 वर्ष, स्नातकोत्तर 2 वर्ष या 3 वर्ष, जो कि यहाँ पर अस्पष्ट थी। जैसा कि हमने निम्न तालिका में आप लोगों को कोठारी शिक्षा आयोग बताया, उम्मीद है आप लोग उससे ज्यादा क्लियर हो गए होंगे।
इस कोठारी शिक्षा आयोग में दोषपूर्ण अंग्रेजी की अनिवार्यता और मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, बेसिक शिक्षा से संबंध में उदासीनता को देखते हुए इन्होंने आगे देखते हैं कि श्री मोहम्मद करीम छागला तत्कालीन शिक्षा मंत्री भारत सरकार ने कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन को अध्यापक तथा शिक्षण का समाज सेवा अध्यापकों के वेतन त्रिभाषा सूत्र का विचार किया। त्रिभाषा सूत्र का विचार किया। राष्ट्रीय आयोजन में शिक्षा ऋण की तरह कार्य कर रही है। नेशनल प्लानिंग क्या किया? त्रिभाषा सूत्र का। अब त्रिभाषा सूत्र का संशोधन के बारे जाने। त्रिभाषा सूत्र के विषय में आयोग के शब्दों में क्या था? यह फार्मूला वर्ष 1958 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वर्ष 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, किंतु व्यावहारिक रूप से इस फार्मूले की सफलता नहीं प्राप्त हुई और इसका यह कहकर विरोध किया जा रहा था कि इसने पाठ्यक्रम की भाषाओं की दृष्टि से बहुत बोझिल बना दिया। इस सूत्र में संशोधन किया जाना अनिवार्य है, अतः यह संशोधन निम्न सिद्धांतों पर ध्यान देकर किया जाना चाहिए। क्या क्या? संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी मातृभाषा के पश्चात महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे। छात्रों हेतु अंग्रेजी का ज्ञान उपयोगी है। 3 भाषाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्तर निम्न माध्यमिक हो। हिंदी या अंग्रेजी की शिक्षा उस समय आरंभ की जाए जब इसके लिए आवश्यकता या प्रेरणा अनुभूत की जाए। शिक्षा की किसी भी स्तर की शिक्षा 4 भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य न बनाया जाए। शिक्षा आयोग द्वारा उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर त्रिभाषा सूत्र का संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत है। क्या है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। दूसरा क्या है? संघ की राजभाषा या सहराजभाषा। एक आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा जो छात्र ने पाठ्यक्रम में चुनी न हो और जो शिक्षा का माध्यम न हो। कि त्रिभाषा सूत्र का संबंध माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से है लेकिन उच्च शिक्षा से नहीं है। इस प्रकार बहुत सीमा तक त्रिभाषा सूत्र देश की अन्य भाषाओं के साथ परंपरा, जीवन शैली, सांस्कृतिक मूल्यों को समझने में सहायक है। यह समझ परायापन दूर करके निकटता निर्मित करेगी। त्रिभाषा सूत्र इस धारणा को भी दूर करेगी कि हिंदी भाषाओं पर छा रही है। स्पष्ट त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय एकता और भावात्मक निकटता लाने में सहायक है। यह आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के बाद गठित समितियों, शिक्षा से जुड़े विभिन्न आयोगों ने द्विभाषा तथा त्रिभाषा सूत्र का व्यापक रूप प्रदान करने की अनुशंसाएं तथा योजनाएं भी प्रस्तुत की है। जब से ये भाषावाद राज्य सूचना हुई तब से भाषाई कट्टरता और एक भाषा जानने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अब हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा का आयोग का क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा आयोग सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और उसे 24 जुलाई 1968 को घोषित किया गया। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने के प्रयत्न शुरू किए गए। NCCRT ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की, जिसमें त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन, देश का आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान एवं गणित का अध्ययन और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए कार्यक्रम को अनिवार्य किया गया। और कुछ
प्रांतों ने इस आधार पर प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की पटचर्या का निर्माण किया और उसे चालू कर दिया। उस शिक्षा में डिग्री कोर्स को 3 वर्षीय कर दिया, जैसा कि हमने बताया। उस शिक्षा को व्यावसायिक, तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उसके उन्नयन के लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही शिक्षक में सुधार होने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को व्यापक बनाया गया। इस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो सुझाव दिए और उनका अनुपालन भी शुरू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण इसी आधार पर किया गया। अब शिक्षा का उद्देश्य समान रूप से न तो केवल एक उत्तम विशेष विशेषज्ञ को तैयार करना होता है, बल्कि समुदाय के लिए उपयोगी सदस्य एवं सार्थक मनुष्य का विकास करना है। ज्ञान का मात्र हस्तांतरण शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है ना। ज्ञान का मात्र हस्तांतरण है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरण व्यक्ति ही कर सकता है। बच्चों के प्रति या छात्रों के प्रति सकारात्मक, उत्साहपूर्ण अभिवृद्धि संपन्नता हो, ताकि समाज के लिए दिशा प्रदर्शक एवं आदर्श के रूप में वो आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही। ये कोठारी शिक्षा आयोग आप लोग उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आए दिन एग्जाम वगैरह में क्या पूछे जाते हैं वो जान लेते हैं। कि कोठारी आयोग की पाठ्यक्रम संबंधी विशेषताओं की विवेचना करे और त्रिभाषा सूत्र की विवेचना करे। इतना कहते हुए क्लास से हम अलविदा लेते हैं। फिर अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। अगर यह आयोग आपको पसंद आया तो लाइक करें या सब्सक्राइब